नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को मालूम है कि चौथे दौर का लॉकडाउन शुरू हो चुका है और ये लॉकडाउन 31 मई तक चलेगा। अभी इस बात की घोषणा की गई है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टैक्सी भी चलाने की अनुमति दे दी है, कुछ जगह पे लगभग सारी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर या सामान्य होती नजर आ रही है और आपको ये सब सुनकर अच्छा भी लग रहा होगा। लेकिन क्या आपको ये जानकारी है कि दरअसल इस वक्त कोरोना के मरीजों की संख्या हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में सारे रिकॉर्ड तोड़ गई है। यानी अब तक प्रतिदिन 24 घंटे में जो संख्या संक्रमित मरीजों की होती थी, उसमें सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटों के अंदर सामने आए। और दूसरा डराने वाला आंकड़ा ये है कि जो कोरोना अभी तक 300-350 जिलों में पाया जा रहा था, अब आंकड़े कहते हैं कि वो 550 जिलों तक पहुंच चुका है। यानी शहर से बड़ी तेज़ी के साथ वो गाँव की तरफ जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है? दुर्भाग्य की बात क्या है कि अभी भी सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। और दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी राजनेता गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी पुलिस वाले कोरोना मरीजों को या प्रवासी मजदूरों को लाठी से या वैसे पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं। और अभी भी इंतजाम का हाल ये है कि दिल्ली के पास गाजियाबाद में हजारों की संख्या में सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को तोड़ते हुए लोग बैठे हुए हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि उनको बस में जाने का टिकट मिल जाएगा। और कोई इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि कोरोना के मरीज वो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं फैलेगा। और इस तरीके से बैठने से तो सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम्स का की धज्जियाँ उड़ी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिली थी। आज जब देश संकट में है और चीज़ें संभल नहीं रही हैं, तो तारीफ अगर उनकी होनी चाहिए हर चीज़ के लिए, तो आज क्यों नहीं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज मैं उनसे पूछूंगा ढेरों ऐसे सवाल जो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते टीवी चैनल से, या पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछ पाते। ये कौन कौन से सवाल हैं और क्यों नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अगर जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील ये है कि सत्यहिंदी.com को आपका प्यार लगातार मिल रहा है, आपका जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जुड़ाव हमारे साथ और मजबूत करें ताकि हमें सच कहने की हिम्मत बढ़ती रहे। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना सहयोग देंगे तो हमारा रिश्ता, हमें सच कहने की ताकत और मिलेगी। और अब आज के सवाल के बाद तो मैं बुनियादी सवाल आज करना चाहता हूँ। बुनियादी सवाल ये है कि क्या कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, प्रवासी मजदूरों की हालत खराब है, और क्या देश के अंदर कोई इंटीग्रेटेड पॉलिसी है या पॉलिसी नहीं है, और अगर संकट नियंत्रण में नहीं आ रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर देश में अच्छा होता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक, सरकार में बैठे हुए तमाम लोग, तमाम इंटेलेक्चुअल्स अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, तो आज अगर चीज़ें संभल नहीं रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी क्या उनको नहीं लेनी चाहिए? मेरा मानना उनको लेनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। आज मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जिनके सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन वो सवाल अभी तक पूछे नहीं गए। मेरा पहला सवाल ये है कि 30 जनवरी को जब पहला कोरोना का मरीज आया था, तो क्या उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने इसकी तवज्जो ली थी, और लेने के बाद क्या फौरन कोई मीटिंग करके कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया था या तैयार नहीं किया था? मेरा पहला सवाल, क्योंकि साउथ कोरिया ने यही काम किया था जिसकी वजह से वहाँ पे कोरोना के मरीजों की संख्या और नियंत्रण की तारीफ पूरी दुनिया ने की थी। मेरा दूसरा सवाल यह है कि 18 मार्च को, यानी तकरीबन
आप मान के चलिए कि 48-49 दिनों के बाद आपने अचानक कहा लोगों से कि आप जनता कर्फ्यू का पालन करिए। मेरा सवाल ये है, जिस दिन आप जनता कर्फ्यू की बात कर रहे थे कि 22 तारीख को 22 मार्च को पूरा देश जनता कर्फ्यू का पालन करे, क्या 30 जनवरी और 18 मार्च के बीच में आपने जो कोरोना से लड़ने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, क्या उसके बारे में कुछ किया आपने? क्या आपने वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए? क्या आपने पीपी किट्स के ऑर्डर्स दिए? क्या आपने मास्क बनाने के लिए ऑर्डर्स दिए? ऑर्डर देने का मतलब क्या आपने इन सब चीज़ों का इंतजाम किया? आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति आज मई के महीने में कह रहे हैं कि हम आपको इतने वेंटिलेटर्स दे देंगे? आखिर क्यों लोगों को चीन से वेंटिलेटर्स के जो पुर्जे हैं वो मंगाने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है? क्यों हमारे पास टेस्टिंग की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी? इसका मतलब ये है कि हमारे पास उतनी तैयारी नहीं थी। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि 18 मार्च को जब आप कर रहे हैं तो इस बीच क्या तैयारी की थी और क्या आपके पास तैयारी थी या तैयारी नहीं थी? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ और इससे जुड़ा हुआ तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि 13 मार्च को आपके देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं इस देश के अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है। अगर 13 मार्च को कह रहे थे मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं थी, तो 5 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों के बीच में आकर जनता कर्फ्यू लगाने की बात करनी पड़ी? और अब अगला सवाल ये है कि लॉकडाउन लगने के बाद 24 तारीख की रात से एक बहुत बड़ा तबका तबलीगी जमात के पीछे पड़ गया और ये तस्वीर पेश की गई कि दरअसल इस देश के अंदर कोरोना के मरीज अगर बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसके लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है। आपकी सरकार ने जो ब्रीफिंग होती थी उसके कॉलम में बाकायदा तबलीगी जमात की वजह से कितने लोग संक्रमित हुए, कितने संपर्क में आए, इसका डेटा पेश किया गया। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात की मीटिंग की परमिशन किसने दी थी? क्योंकि तबलीगी जमात ने मुंबई के अंदर, थाने के अंदर भी परमिशन मांगी थी, उनको परमिशन नहीं मिली थी। और अगर परमिशन दी गई तो क्या उनको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और उनके इकट्ठा होने से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है? क्योंकि आपने ही होली के पहले कहा था कि लोग होली न मनाएं या मनाएं तो संभल के मनाएं क्योंकि संक्रमण फैल सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि तबलीगी जमात की बैठक हुई, बैठक के बाद की परमिशन किसने दी, और अगर फैला तो क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए था। और इसके बाद मेरा अगला सवाल इस बात को लेकर ये है कि आपने 24 तारीख को ये कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने लॉकडाउन जो आपने सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लगाया था, क्या उस वक्त आपने सोचा था कि वो दिहाड़ी मजदूर कैसी ज़िंदगी जिएगा जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है? क्या उसके बारे में आपने सोचा? अगर सोचा तो उसके बारे में आपके पास क्या योजना थी? कैसे उसकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, कैसे उसको तकलीफ ना हो? मेरा 5वां सवाल ये है कि आपने उस दिन ये कहा था कि तमाम फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं, तमाम जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो किराए पर रहने वाले लोग हैं, ये लोग जो हैं अपने लोगों से घरों से ना निकालें, उनको किराया दें, उनको सैलरी दे। लेकिन देखने में आया कि तमाम फैक्ट्री ओनर्स ने उनको एक तरीके से नौकरी से भी निकाल दिया और उनको सैलरी भी नहीं दी। जो रेंट पर रहते थे उनको रेंट वालों को भी बाहर कर दिया गया। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई आपकी सरकार ने की या कार्रवाई नहीं की? लगता है कि आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर आए और वो पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। मेरा अगला सवाल, छठा सवाल इस बात को लेकर ये है कि ये समझा जा सकता है कि वो छोटे कारखाने में काम करने वाले लोग और उनके मालिक, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लंबे समय तक अपनी दुकान को या अपने कारखाने को बंद रखते, क्योंकि उनके पास पैसे की तंगी हो सकती है। तो क्या उन लोगों को, ऐसे कारखानों की मदद करने के लिए आपने कुछ पैसे उनको देने का इंतज़ाम किया? इंतज़ाम नहीं किया। जो आंकड़े बताते हैं कि आपकी तरफ से कोई डायरेक्ट पैसा देने का इंतज़ाम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन कारखानों की जो है वो कमर टूटती हुई नज़र आई है और ये लोग तनख्वाह नहीं दे पाए हैं। मेरा सातवां सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो दिहाड़ी आपकी सरकार ने 1,70,000 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज देने की बात की और उसमें कहा कि बहुत सारे लोगों को अब डायरेक्ट पैसा मजदूरों को मिलेगा,
साथ ही आपने कहा कि उनको दाल मिलेगा, उनको चावल मिलेगा। तो क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि इन मजदूरों में बहुत बड़ी संख्या, बल्कि मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिनके पास अकाउंट भी नहीं है? तो क्या आपने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की कि जो घोषणाएं आप कर रहे थे उन घोषणाओं के हिसाब से इन गरीब मजदूरों को रोज़ाना दाल चावल मिलने की सुविधा उपलब्ध हो पाई, नहीं हो पाई, और उनमें से कितने लोगों को मिली और कितने लोगों के अकाउंट में पैसा गया? क्योंकि अगर इन सबों को मिला होता तो जाहिर सी बात है ये अपनी जगह नहीं छोड़े होते। अगर पैसा भी मिला होता तो भी ये शिकायत नहीं करते कि भूखे थे या वो भूखमरी की नौबत आ गई थी। जाहिर सी बात है उन तक ये पैसा नहीं पहुंचा। अब इसके बाद जो अगला सवाल ये है कि आपकी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि 1 अप्रैल को कोई एक भी आदमी सड़क पर नहीं है। यह जानकारी आपके सॉलिसिटर जनरल को गृह सचिव ने दी है। क्या ये सच बयानी की गई थी? क्योंकि अगर ये सच होता तो उसके बाद सड़कों पर पैदल चलते हुए लोग नहीं दिखाई पड़े होते। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने ये बयान क्यों दिया, और क्या अगर उन्होंने गलत बयान दिया तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी, कोई अकाउंटेबिलिटी आपने फिक्स करने की कोशिश की? मेरा 9वां सवाल आपसे ये है। सवाल है कि 28 अप्रैल को फिर वही सॉलिसिटर जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम उसूलन मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के खिलाफ हैं, और उन्होंने आभास दिया उनके पास ऐसी कोई नीति नहीं है। ये कहने के फौरन बाद इस बात का अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से क्यों हुआ कि बसों में इन प्रवासी मजदूरों को ले जाया जाएगा? और अगर बसों में प्रवासी मजदूरों को ले जाने के इंतजाम किए जा रहे थे तो उसके साथ ये शर्त क्यों लगाई गई कि वही लोग जा पाएंगे जो स्क्रीनिंग कर पाएंगे या वो सर्टिफिकेट ले आ पाएंगे कि वो कोरोना के मरीज नहीं है या वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो जो है उन पे किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है। इससे जुड़ा हुआ मेरा 10वां सवाल है। 10वां सवाल है कि आपको इस बात की जानकारी है कि इस देश के अंदर एक गरीब आदमी को स्क्रीनिंग करा के ये सर्टिफिकेट लाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कितनी ब्यूरोक्रेसी पार करनी पड़ती है, और उस गरीब आदमी को कौन इस बात की आसानी से दे देगा? क्या इसकी कोई योजना आपके पास थी या कोई योजना नहीं थी? इससे जुड़ा हुआ मेरा 12वां सवाल है। ये भी कहा गया कि जो मजदूर अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि कितने ऐसे मजदूर हैं जो ऑनलाइन अपना रजिस्टर कर भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, यानी जिनको कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी है? अगर आप ये सवाल मुझसे करेंगे कि शायद मैं भी ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन ना करवा पाऊँ, तो वो बेचारे गरीब मजदूर जिनके पास टेलीफोन होगा, जो हो सकता है जिनके पास मोबाइल फ़ोन हो सकता है उनमें बहुत बड़ी संख्या है जिनके पास स्मार्टफोन ना हो, और अगर स्मार्टफोन होगा भी तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता होगा, या जो जानकारियाँ मांगी जा रही होगी वो जानकारियाँ पूरी नहीं कर सकते। तो क्या इस बारे में कोई होमवर्क किया गया कि ये नियम किन के लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया है? और मेरा इसी से जुड़ा 13वां सवाल है। 13वां सवाल ये है कि वो लोग जो राजधानी से जिनको एक राज्य से दूसरे जाने की आपने इजाज़त दी थी, वो तो ऑनलाइन अपनी टिकट बुकिंग करने के बाद उसी टिकट को दिखाते हुए रेलवे स्टेशन पर जा सकते थे और उनको कोई रोकने वाला नहीं। तो गरीबों के लिए ये नियम को बनाया गया कि जब तक आप सर्टिफिकेट लेकर स्थानीय पुलिस थाने से आप जब तक पास लेकर नहीं आएंगे तब तक आपको सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा और रेलवे स्टेशन नहीं जाने दिया जाएगा। ये नियम एक ही देश में रहने वाले 2 लोगों के लिए 2 अलग अलग नियम क्यों बनाएंगे? क्या आपको इसकी जानकारी थी? क्या आपने इस जानकारी को लेने की कोशिश की कि किन लोगों ने ये नियम बनाया था? इसके अलावा मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान ऐसा लगा जैसे कि आप पूरी जिम्मेदारी खुद लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये बनता है, क्या आपने लॉकडाउन लगाने के ठीक पहले
मुख्यमंत्रियों के साथ कोई सलाह मशवरा किया था या सलाह मशवरा नहीं किया था? बाद में आपने सलाह मशवरा किया, लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे आपने सलाह मशवरा नहीं किया। अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया? क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 2014 के चुनाव के समय आप यही कहते थे कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में यकीन करते हैं, हम टीम इंडिया में यकीन करते हैं। तो अगर टीम इंडिया में यकीन कर रहे थे और शताब्दी का इतना बड़ा संकट था, तो सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर इस पर मीटिंग क्यों नहीं की गई और कोई ब्लूप्रिंट क्यों नहीं बनाया गया? और उसके बाद आखिरी सवाल ये है कि क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आप इस संकट की घड़ी में अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ हुए हैं, जिसकी वजह से 56 दिन होने के बावजूद भी प्रवासी मजदूर आज पीड़ा में है, तकलीफ में है। अचानक एक फैसला आता है, 15 मई को एक फैसला आता है और कहते हैं कि जो जहाँ भी प्रवासी मजदूर है उसको वहीं पर रोक दिया जाए, वहीं पर उसको बस की सुविधा प्रोवाइड की जाए, और उसकी वजह से कहीं 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा तो कहीं 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। और आज जब आपने लॉकडाउन खोलने, चौथे दौर का लॉकडाउन आपने बढ़ाने का ऐलान किया है, तो सिर्फ दिल्ली और गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर लंबा गाड़ियों का काफिला और उसका जाम लगा हुआ है, क्योंकि कहीं कोई सिस्टम नहीं है। ये जो आपाधापी है, इस आपाधापी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदार ठहराते हैं या आप खुद इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री होने के नाते आपको ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए, लेकिन क्या आप लेंगे? मुझे इसमें पूरी तरीके से शक है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।